मैं श्री प्रकाश आपके समक्ष आज भारत के स्वतंत्रता के उपरांत प्रमुख राजनीतिज्ञों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। स्वतंत्रता के बाद भारत में विभिन्न दलों में एक से एक योग्य और दूरदर्शी राजनेता थे, जिन्होंने राजनीति को नई दिशा प्रदान की। उन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल की यातना भी उठाई। इन लोगों में चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के द्वारा संस्थापित स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता मीनू मसानी, प्रोफेसर NG रंगा एवं पीलू मोदी का नाम उल्लेखनीय है। संसदीय कार्यवाही में वे बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। एक समय था कि स्वतंत्र पार्टी एक प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल के रूप में लोकसभा में उभर करके आई थी। भले ही यह दक्षिणपंथी पार्टी थी और इसमें अधिकांश बड़े पूंजीपति और राजा राजवाड़े थे, लेकिन स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व बहुत ही योग्य था और इन लोगों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उसी तरह से आज सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से किया था, उस भारतीय जनसंघ में एक से एक मूर्धन्य नेता थे, विचारक थे, चिंतक थे, जिन्होंने समाज के सामने साम्यवाद और पूंजीवाद के मध्य का दर्शन प्रस्तुत किया था। इन लोगों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि प्रमुख थे, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, अपने चिंतन के द्वारा देश और समाज को नई दिशा प्रदान की थी। जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ह्यूम के द्वारा की गई थी और तब से स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध कांग्रेस से था। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में एक से एक मूर्धन्य राजनीतिज्ञ थे, जिसमें तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता, गोविंद वल्लभ पंत एवं राजस्थान के प्रमुख नेता मोहनलाल सुखाड़िया तथा बंगाल के BC राय इत्यादि का नाम प्रमुख था। इन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक समाजवादी दल के रूप में खड़ा किया और समाजवाद के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में कार्य किया। कांग्रेस ने अपने एजेंडे में घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य भारत में एक समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना है। उसी तरह से साम्यवादी दल, जिसकी स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी, और उस साम्यवादी दल ने जो स्वतंत्रता आंदोलन में उसने भागीदारी किया था और उस समय से लेकर के स्वतंत्रता के बाद में भी
साम्यवादी दल में एक से एक श्रमिकों के नेता थे, किसानों के नेता थे। इसमें एस.एन. डांगे और ज्योति बसु, नमुंद्री पाद, रणदीवे इत्यादि का नाम प्रमुख है। इन लोगों ने साम्यवादी आंदोलन को खड़ा किया और मजदूरों को संगठित किया। ट्रेड यूनियन आंदोलन को आगे बढ़ाने में साम्यवादियों की अहम भूमिका है। आगे चल करके भारत में समाजवादी आंदोलन भी सक्रिय हुआ। समाजवादी दल की स्थापना स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस के अंदर ही की गई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, संपूर्णानंद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इत्यादि का अहम भूमिका रहा है। इन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद देश में कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद होने के कारण समाजवादी दल ने अपने को स्वतंत्र दल के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। समाजवादी दल के नेताओं ने बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल इत्यादि राज्यों में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की थी। इन नेताओं में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधु लिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, महाराष्ट्र की महिला समाजवादी नेत्री मृणाल गोरे इत्यादि का नाम प्रमुख है। इन लोगों ने समाजवादी आंदोलन को सशक्त बनाने में आजीवन कार्य किया। इस तरह से भारतीय राजनीति में उस समय एक से एक दूरदर्शी विचारक मौजूद थे, चाहे वह सत्तारूढ़ दल कांग्रेस हो या विपक्षी दल स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ या समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी भी दो गुटों में बट गई थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में राजनारायण, मधु लिमय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर इत्यादि थे। दूसरी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी, प्रेम भसीन इत्यादि समाजवादी नेता थे। धीरे धीरे इन तमाम समाजवादी दलों का नेताओं के अवसान के बाद प्रभाव घटने लगा और समाजवादी दल एक जातीय एवं क्षेत्रीय दलों के रूप में आज कार्यरत है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी आज एक सशक्त दल है और केंद्र तथा विभिन्न राज्यों में इसकी सत्ता स्थापित है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने को काफ़ी संगठित किया और सबल नेतृत्व के आधार पर अपनी उपस्थिति को बढ़ाया। 2 सीट से लेकर के आज लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में सफल रही है और केंद्र एवं राज्यों में सत्तासीन है। लेकिन आज देश के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इन समस्याओं में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता, सांप्रदायिक एवं जातीय घृणा और सीमा पर विदेशी हस्तक्षेप और घुसपैठ की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए सत्ता एवं विपक्ष दोनों में दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता है। खासकर विपक्ष आज नेतृत्व विहीन हो गया है और वह देश की परिस्थिति को सही तरीके से उजागर करने में असफल हो गया है। परिवारवाद राजनीतिक दल
की विशेषता हो गई है। अधिकांश राजनीतिक दलों पर किसी न किसी परिवार का वर्चस्व स्थापित हो गया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ के राजनीतिक दलों को भी लोकतांत्रिक तरीके से अपने संगठन को चलाना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करना चाहिए। तभी जा कर के देश में लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। समय की मांग है कि पढ़ा लिखा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग एवं समाज के विषय में चिंतन करने वाला वर्ग राजनीतिक क्षेत्र में आए और राजनीतिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है, जो अपराधीकरण है, उसके जगह पर एक स्वच्छ छवि का नेतृत्व पैदा ले, ताकि देश के समक्ष उपस्थित तमाम समस्याओं का निराकरण किया जा सके। एक समय था कि इन महान राजनीतिज्ञों ने देश को स्वतंत्र कराया, देश को स्वतंत्रता के बाद नई दिशा दी और आजीवन अपने को देश सेवा में समर्पित कर दिया। दुख की बात है कि वर्तमान युवा पीढ़ी उन राजनीतिज्ञों को भूल गई है। अतः समय की बात है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर के देश में नए नेतृत्व और नए सोच को पैदा किया जाए, ताकि एक शोषण विहीन समाज की स्थापना हो सके।